हेलो भाई, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलो भाई, सेशन कौन सा है आज? कौन सा है? 8वां लेक्चर है काइनेमेटिक्स का। और सर अभी तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। अरे हम वेरिएबल की तो पहले ही कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? फील आ रही है? थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो डीपीपी और शीट की? फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूं डीपीपी और शीट अच्छे से करनी है। और काइनेमेटिक्स में सिर्फ काइनेमेटिक्स के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूं पूरी फिजिक्स सीखने के लिए। क्योंकि अगर फिजिक्स सीखनी है तो काइनेमेटिक्स बिग बैकबोन है किसकी? मैकेनिक्स की। तो आपको ये अच्छे से आनी चाहिए। आशा करता हूं आपको यहां तक की बात समझ आई होगी। क्लियर है एकदम? मैं तुम्हें आप बोलता हूं तुम्हें अजीब सा तो नहीं लगता? पक्का? इतना सम्मान किसी ने दिया ही नहीं सर आज तक। पिछली बार मैंने आपको शेड्यूल व्यूड्यूल भी बताया था, फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो? उसको पिटाई लग जाएगी, नहीं तो सोच लेना। वो तो तुम मेरे से क्या है कि बिल्कुल क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, नहीं तो पिटाई लग सकती है बिल्कुल 110%। ऐसा मत सोचना कि इसमें ऑनलाइन में मैं नहीं आपकी पिटाई लगा सकता हूं। घर का एड्रेस लेके आ जाऊंगा मैं अगर काम नहीं करा तो। सोच लेना, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, भेज दूंगा इधर उधर। डर तो नहीं रहे हो? पक्का? होमवर्क करना है, ढंग से पढ़ना है, फिजिक्स अच्छी हो जाएगी मेरी गारंटी, चिंता छोड़ दो तुम लोग। पक्का? धीरे धीरे जैसे कर रहे हैं वैसे करना है। चलो भाई फटाफट करते हैं, फालतू और बातें नहीं करते हैं। अपन लास्ट सेशन को रिकॉल कर लेते हैं। अपन जानते हैं अपन लास्ट सेशन में अपन क्या कर चुके हैं। लास्ट सेशन या जो भी अभी तक अपन बेसिक बेसिक बातें पढ़ चुके हैं। अपन सब लोग जानते हैं कि अपन जो अभी तक पढ़ चुके हैं वो क्या है। देखो भाई, पेन पेन पेन, ओके पेन पेन ले लेते हैं। ओके पेन, ओके। हाँ भाई, तो लास्ट सेशन तक जो हम पढ़ चुके थे भाई कि अगर हम जानते हैं कि अगर हमारे पास x इज अ फंक्शन, ये वेरिएबल वाली बात कर रहा हूँ, v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हो, a इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हो, इनमें से कोई भी एक पता हो तो बाकी हम निकाल सकते हैं। ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि अगर इससे निकालना हो, अगर x पता हो और v निकालना हो तो एक बार डिफरेंशिएट करो। अगर v पता हो और एक बार एक्सलेशन निकालना हो तो डिफरेंशिएट करो। a पता हो और एक बार v निकालना हो तो इंटीग्रेट करो। v निकालना हो और x निकालना हो तो इंटीग्रेट करो। ये सारी बातें अपन कर चुके थे। लास्ट टर्न पे अपन ने बात करी थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। जो इक्वेशन अपन जान चुके थे वो थे v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a इंटू टी। इस पे अपन ने सवाल करे। अपन ने बोला मॉड ऑफ v स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ u वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। एक और इक्वेशन जो अपन ने पढ़ी वो थी s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, डरना मत, जो अपन पढ़ते थे उसको भी लिख दूंगा। उसके बाद अपन ने पढ़ी लिखी v एवरेज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू। क्या इक्वेशन अपन कर चुके थे? नॉर्मल भाषा में बात करें तो 1D के लिए v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अगर बात करें तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। और v एवरेज अपना निकल के आया v प्लस यू बाई टू। सबको रखते हैं साइन के साथ। s होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। इसको अपन लिख सकते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल। ओके सर, ये बात अपन समझते हैं। और अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके थे, इन पे सवाल अपन ने करे थे। एक सवाल मैंने होमवर्क के लिए भी दिया था कि नहीं दिया था? कुछ अच्छे सवाल भी करे थे। ये सारी इक्वेशन याद करो तभी लग सकती हैं जब, ये सारी इक्वेशन तभी लग सकती हैं जब बेसिकली आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये कर पाना संभव नहीं है। तब अपने को इस वाली बेसिक सिचुएशन पे जाना पड़ेगा। पर क्योंकि हमको बहुत पढ़ाया जाता है इसलिए हमारे को ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। बोलो हाँ की ना। 10 बार कह चुका हूं, सोना नहीं। बोलो हाँ की ना। अरे बोलो भाई, अरे हाँ की ना। बार बार कह रहा हूं सोना नहीं है। अगर बोलोगे नहीं तो सो जाओगे, इसलिए शर्माना नहीं है कि सिर्फ मैं अकेले कमरे में ही हाँ की ना कर रहा हूं। ऐसे तो नहीं तुम घर वाले तुम बोलते हो भाई किसी क्लास चल रही है तू अकेले में हाँ ना करता रहता है, हंसता रहता है, ऐसा तो नहीं है। अरे सोच लो, करना है, शर्माना नहीं है, नहीं तो सो जाएंगे अपन। चलो खैर, तो ये बातें अपन कर चुके थे। एक सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, ट्रेन वाला। हो सकता है आप लोगों ने करा हो, नहीं करा हो मैं दोबारा फटाफट करा देता हूं। देखो ध्यान से, होमवर्क वाला सवाल क्या था? अ ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a crosses a pole with velocity v1, rear end of the train crosses the same pole with v2, find the velocity of train with midpoint of train crosses the pole। फटाफट बता रहा हूं क्योंकि घर के लिए होमवर्क के लिए दिया था। ट्रेन आई, पहला जो हिस्सा है उसका वो उसने क्रॉस करा v1 से, पीछे वाला हिस्सा उसने क्रॉस करा v2 से। ओके, हमसे क्या पूछा गया कि जब ये v1 से क्रॉस करा और ये लास्ट वाला v2 से क्रॉस करा तो बीच वाला v डैश कितने से क्रॉस करा? हां सर, ये पूछा गया हमसे। अब ये कहानी ध्यान से सोचो तो बिल्कुल ऐसा कैसा सवाल मैं करा चुका था। कौन सा? ये वही सवाल है एग्जैक्ट। याद करो, एक कार मैंने बोली थी ए पॉइंट से क्रॉस करी v1 से, बी पॉइंट से क्रॉस करी v2 से, तो बताओ बीच वाले पॉइंट पे क्या रफ्तार होगी? ये एग्जैक्टली वही सवाल है। ये एग्जैक्टली
वही सवाल है, कंफ्यूज मत हो, सोच के देखो। ये ए पॉइंट क्या उठकर यहां आ गया? जब ये यहां आ गया तो क्या अपनी ट्रेन की रफ्तार v2 हो गई? मान लो कि ये l लेंथ है, तो क्या ट्रेन जब l चली, कितना चली? l, तो क्या ये रफ्तार v1 से v2 हो गई? तो बताइए जब l/2 चलेगी तो बीच में रफ्तार क्या होगी? अरे हां सर, ये सवाल तो हमने इससे पहले भी कर रखा है, सिर्फ उसका तरीका पूछने का अलग था, यहां पूछने का तरीका अलग है। यहां पोलो ट्रेन ले ली, वहां पे कार और 2 पॉइंट ले लिए थे। अरे हां की ना, तो आंसर भी वैसे ही आएगा। देखो भाई क्या आंसर करें, ध्यान देखो कि v1 से v2 आने के लिए l लेंथ चलना पड़ा ट्रेन को। कितना चलना पड़ा? l लेंथ। तो फॉर्मूला लगाएं, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2al। मुझे नहीं पता एक्सप्रेशन कितना, a मान लेते हैं। ओके, अच्छा, अब v डैश स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन, v डैश स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2a में कोई चेंज नहीं आया, l/2। ओके, टिचिक टिचिक, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन। ओके, दोनों को डिवाइड कर लो, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई v डैश स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। पुरानी कहानी, रिपीट टेलीकास्ट। एल ने एल को मार दिया। हाँ सर, तो ये 2 ने 2 को मार दिया, तो बचा कितना? 2। ओके, तो क्या आया? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2v डैश स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर। अरे यस और नो? माइनस 2v1 स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 2v1 स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना? v1 डैश की स्क्वायर की वैल्यू आएगी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 का रूट। अरे यस और नो? ये 2 हटा दो। क्या आंसर आ गया क्या? अरे हाँ, क्या ऐसा पिछली बार वाले सवाल में भी आया था? हाँ सर, दो आंसर आ गया। देखो, अरे इन्होंने भी दे रखा है क्या? हाँ, जो हमने करा, जो इन्होंने समझा वो बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, जल्दी इसलिए बताया कि पिछली बार ऐसा कर चुके थे। क्या कहानी को आगे बढ़ा दें? क्या कहानी को आगे बढ़ा दें? अरे सोच लो, अरे पक्की बात? ओके, ठीक है भाई। एक मैंने एक सवाल और दे रखा था, t बराबर a स्क्वायर प्लस bx वाला, बहुत पिछले के पिछले लेक्चर में होमवर्क के लिए, वो मैंने बताया नहीं अभी तक। मैं 2-3-4 लेक्चर बाद बताऊंगा उसको, है ना? पक्का? चलो भाई, देखो भाई, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब नई चीज जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इसका मतलब क्या है पहले समझें। मान लो कि आपकी एक बॉल या कोई भी पार्टिकल है जो u रफ्तार, जिसको इनिशियल दे दी गई, और उसका एक्सप्रेशन a था। पहली बात, a कांस्टेंट की बात हो रही है, अभी वेरिएबल पे वापस नहीं आए अपन। a कांस्टेंट है। अच्छा भाई, a कांस्टेंट है, हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। पहले समझो कि nth सेकेंड का मतलब क्या है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि मैंने चलना चालू करा, कोई आपसे बोले बताओ मैं कितना चला 4th सेकंड में। किसमें? 4th सेकंड में। तो पहली बात, फर्स्ट सेकंड क्या कहलाएगा? 0 से 1 सेकंड इज फर्स्ट सेकंड। बोलो क्लियर? हाँ। 1 सेकंड से 2 सेकंड क्या कहलाएगा? सेकंड सेकंड। ओके, 2 से 3 सेकंड क्या कहलाएगा? थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड से 4 सेकंड क्या कहलाएगा? फोर्थ सेकंड। तो जब मेरे से पूछा गया कि बताओ एनवी सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से दौड़ने लगे, बताओ वो कितना चले 4th सेकंड में, तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि 4th सेकंड का मतलब जो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट लिया 3 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक में। अच्छा, तो फर्स्ट सेकंड 0 से 1, सेकंड सेकंड 1 से 2, थर्ड सेकंड 2 से 3। बोलो क्लियर? अब सोच nth सेकंड कब होगा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, इसका क्या मतलब है वास्तविकता में? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन n-1 सेकेंड टू n सेकेंड। ओके, तो पहले समझो, what do you mean by displacement in nth second? It is the displacement between n-1 to n सेकेंड। जैसे 4th सेकेंड तो 3 से 4, सेकेंड सेकेंड तो 1 से 2, तो nth सेकेंड n-1 से n। हां सर, बिल्कुल क्लियर। अरे पक्का? ओके, अब सुने, ये बात क्लियर हो गई।
अच्छा, अब निकाले कैसे? सिंपल, देखो देखो, मान लो अपन यू से स्टार्ट हुए, ये अपना एक्सेलरेशन था, मान लो कि अपन n-1 सेकंड में, कितने में? n-1 सेकंड, दिखाई दे रहा है? n-1 सेकंड में अपन इतना चले, इसे अपन बोल लेते हैं Sn-1। अच्छा, कितना चले, कितना चले? Sn-1 सेकंड। क्या मेरा s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर फॉर्मूला लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। तो ut, अच्छा t कितना, t कितना, t कितना, t तो n-1 है, तो u n-1 प्लस हाफ ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर। अच्छा, Sn-1 इक्वल टू u n-1 प्लस हाफ ऑफ a n-1 का स्क्वायर। ओके, ठीक भाई, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अब सुने, ये आ गया अपना। अब देखो Sn-1 वापस लिख देता हूं इंग्लिश, u n-1 प्लस हाफ ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर। n सेकंड में कितना चले भाई? n सेकंड में देखो, ये आ गया अपना, ये इसे बोल लेते हैं Sn। Snth क्या है? इनका डिफरेंस। पहले तो Sn में कितना चले n सेकंड में? तो u n प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर। ओके, अरे सोच लो, अरे पक्का, चलो भाई। तो un-1 प्लस हाफ ऑफ a n-1 का स्क्वायर, Sn un प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर। ठीक भाई, Snth क्या है? बोलो भाई, Snth क्या है? क्या इन दोनों का माइनस? हाँ सर, बिल्कुल। देखो, डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड क्या है? Snth इज Sn माइनस Sn-1। पीछे से इसको लिख लो, पहले अच्छे से लिख लिया क्या ये? फिर आगे लिखाता हूं, याद रखना इसको। Snth क्या है? Snth है Sn माइनस Sn-1। ओके, अब सुन, ये देख, Sn कितना था भाई? u इंटू n प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर माइनस u n-1 प्लस हाफ ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। अब देख, u इंटू n प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर माइनस u n, ध्यान से देखो, तो ये कितना बच गया? प्लस u प्लस ये माइनस आ गया इस जगह, माइनस हाफ ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही सर, सब सही चल रहा है। un ने un को मार दिया, पहली टर्म बच गई u प्लस हाफ ऑफ a कॉमन आ गया, n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ऐसे बोले, समझ आया क्या? हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? सब लोग जानते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। हाँ सर, ये तो मैं जानता हूं। तो लिखो, तो u प्लस हाफ ऑफ a, बिल्कुल अच्छे से करके बता रहा हूं, a प्लस बी n प्लस n-1, ओके, इंटू n माइनस n प्लस 1, ओके, u प्लस हाफ ऑफ a 2n-1, ओके, एक 1, वो तो गायब हो गया। तो बचा कितना? Snth का फॉर्मूला क्या आया? u प्लस हाफ ऑफ a 2n-1। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। Snth क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम n-1 टू n सेकंड। यस और नो? हाँ, उसका फॉर्मूला क्या आया? क्योंकि काम की बात है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। u प्लस हाफ ऑफ a 2n-1, रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। ओके, तो फॉर्मूला आ गया, u प्लस हाफ ऑफ a 2n-1। क्या प्रूफ अच्छे समझ में आया तुमको? अरे सोच लो, देखो भाई, इसको लिख लो पहले, पूरा पहले लिख लो फटाफट इसको। फिर एक चीज बताता हूं इसमें, देखो ध्यान से, देखो भाई, करो भाई, करो भाई, करो भाई।
अब सुने, है ना। अच्छा एक बात और, हमें ना तुम लोगों को वेक्टर पढ़ाया, वेक्टर के बाद हमने तुम्हें बेसिक मैथ्स पढ़वाई, है ना। तुम्हें बेसिक मैथ्स पढ़वा ली तुमने, बेसिक मैथ्स पढ़ ली जो फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। फिर हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी। काइनेमेटिक्स में 10 लेक्चर के बाद हम तुम्हें यूनिट डायमेंशन पढ़ाएंगे। यूनिट डायमेंशन पहले पढ़ने से फील नहीं आती, थोड़ा सा बीच में पढ़ो तो फील आती है। बीच में पढ़ा के फिर काइनेमेटिक्स वापस पढ़ाएंगे। मतलब काइनेमेटिक्स के हमने 2 हिस्से कर रखे हैं, बहुत लंबा टॉपिक है, 18-20 लेक्चर लगते हैं इसमें, है कि नहीं। आपके शेड्यूल में भी आपको दिया गया होगा। तो इसके 9-10 लेक्चर पढ़ाकर फिर यूनिट डायमेंशन पढ़ाएंगे, फिर आपको वापस काइनेमेटिक्स उठाएंगे जब 2D उठाने लगेंगे। बोलो क्लियर है मेरी बात एकदम? अरे पक्का, तो घबराना नहीं है। खैर थोड़ा बहुत यूनिट्स के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। मैं एक बात बताता हूं तुमको, ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को देखो। एस nth जो हमारा आया वो कितना है, वो है u प्लस हाफ ऑफ a 2n-1। ठीक। तुमने अगर कभी ध्यान से सुनाओ तो एक बात समझ में आती है कि जैसे मैं लेंथ को मैं बोलूं कि 2 लेंथ जोड़ो a प्लस b, तो a की यूनिट भी मीटर होगी, b की भी मीटर होगी और लेंथ की भी मीटर होगी। ऐसे तो नहीं करते कि 2 मीटर में 2 मीटर पर सेकंड जोड़ दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। ये तो लॉजिकल बात है। यानी कि जो इसकी यूनिट होनी चाहिए, इसकी यूनिट होनी चाहिए और इसकी यूनिट होनी चाहिए, ये तीनों यूनिट सेम होनी चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल बात है। अब यहां पे देख, एक डाउट वो मैं बताने वाला हूं। एस nth डिस्प्लेसमेंट यूनिट कितनी, मीटर, पर u की यूनिट कितनी, मीटर पर सेकेंड। a की कितनी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2n-1 टाइम था, हां, तो इसकी यूनिट सेकेंड। तो ये वाली टर्म कुल मिला के वापस कितनी हो गई, मीटर पर सेकेंड। और कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? ये मीटर में अपन ने वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी कैसे जोड़ दी? मीटर में अपन ने मीटर पर सेकेंड मीटर, क्योंकि किसी भी चीज को जोड़ना हो तो तीनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। पर इसमें जो मैं 2 टर्म जोड़ रहा हूं इनकी तो मीटर पर सेकेंड आ रही है। क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है? फिर कह रहा हूं डायमेंशन के लिए भी परेशान नहीं होना, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बाद में इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको थोड़ी सी फील ज्यादा है। बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा तो फील नहीं आती, कुछ पढ़ा तो है ही नहीं। हालांकि से बताओ, डायमेंशन में जो आप भी चीजें आप पढ़ोगे वो सब सारे चैप्टर पढ़ने के बाद और उसी समझ में आती है। जो डायमेंशन में आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा दिया जाएगा, भैया बताया जाएगा एक बार, तो आपको पता ही नहीं होता अभी तो कि क्या होता है वो, बट फिर भी एक बेसिक आइडिया के लिए उसको आपको समझाया जाएगा। खैर वो अलग करेंगे। क्या ये बात मेरी समझ में आई? तो क्या मेरा डाउट है, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है? नहीं। आंसर है नहीं। नहीं, ध्यान से समझो, अगला स्टेप देखो। क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखती है, पर है नहीं। लिखना है इस बात को, ये है इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखती है पर है नहीं। क्यों? ध्यान से समझो। जब आपने पीछे देखा, ध्यान से समझो, इस u को जब तुमने माइनस करा था ना, un-1, तो देखो ये जो u इंटू 1 बचा था, ये इस 1 की भी यूनिट थी क्या, सेकेंड। तो असलियत में अगर इस फॉर्मूले को लिखा जाए तो u इंटू 1, और यहां पे देखो 2n-1 के साथ एक 1 और था। तो इसको ध्यान से देखो तो एक छुपा हुआ 1 है जिसकी यूनिट कितनी है, सेकेंड। इसकी भी कितनी है, सेकेंड। हाँ, ये लिखते नहीं है पर ये होता है। अब सोचो, इसकी कितनी, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, टिचिक टिचिक मर गया। ए का कितना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2n-1 का कितना, सेकेंड। 1 का भी कितना, सेकेंड, टिक टिक मर गया। मीटर में जोड़ो तो आएगा मीटर। यस। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखती है क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम इसको ऐसे रटते हैं, ऐसे रहते हैं, u प्लस हाफ ऑफ a 2n-1, पर वास्तविकता में ये डायमेंशनली करेक्ट होती है क्योंकि एक 1 होता है। कभी कोई ये बात पूछ ले या आपको कंफ्यूजन हो जाए, ये कोई सवाल नहीं था, ये कंफ्यूजन था जो बच्चों के मन में आ सकता है। कंफ्यूजन आने से पहले ही मैंने आपको दूर कर दिया कि भाई कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का? यस सर, बिल्कुल क्लियर। ओके, अब आ गया एस nth इक्वल टू यू
प्लस हाफ ऑफ ए टू एन माइनस वन। ठीक भाई, ये बात सर हमें समझ आ गई, अच्छा भी लगा। ये डायमेंशन करेक्ट होती है। ये देती क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। सिंपल सा एक सवाल करते हैं, शर्मारी कराते हुए सवालों के थ्रू समझते हैं इक्वेशन को, आगे चलते हैं। ध्यान सोचो तो पांचवी इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, v इक्वल टू यू प्लस एटी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, v एवरेज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2, sn इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ a 2n माइनस 1। हाँ, पांचों इक्वेशन याद होनी चाहिए और ढंग से लगानी आ गई तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कोई सवाल मंडी का आपका टकना संभव नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं, सिंपल सवाल से चालू करते हैं, आ जाओ। A car is moving with initial velocity 5 meter per second and acceleration 2 meter per second square, then find out the displacement of car in a second। बता दो फटाफट, शर्मा गई बताते हुए। चलो भाई, 5 सेकंड का क्या मतलब है बोलो, क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला रखना है, आ जाओ। s फिफ्थ फॉर्मूला u कितना 5, a कितना, नीचे लिख लेता हूं, ओ हो शर्म आ रही कराते हुए। u कितना 5, हाफ ऑफ a कितना दे रखा है 2, 2n माइनस 1, कौन सा सेकंड? पांचवा, तो 2 इंटू 5 माइनस 1। ओके, 5 प्लस 2 ने 2 को मार दिया, 2 5 10, 10 माइनस 1, 9, 5 प्लस 9 14 मीटर। तो क्या ये दूरी 14 मीटर हुई? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इससे आसान सवाल मैं आपसे पूछ नहीं सकता। आ गया? बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। ओके, आंसर आ गया 14 मीटर। जो लिखा, जो समझा, बिल्कुल सही है। ओके, चलो भाई, एक और सवाल, थोड़ा ध्यान दें। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बिटवीन, इसमें कुछ सिखाना है मुझे, 3.2 टू 4 सेकंड। इसने कोई nth सेकंड दिया ही नहीं। मान लीजिए मैं तुझे सवाल दूं कि एक कार है जो 5 मीटर पर सेकंड से चलती है इनिशियल, और उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा 3.2 टू 4.2 सेकंड। कितना? 3.2 टू 4.2 सेकंड। ओके, 3.2 टू 4.2 सेकंड, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या SNth जो फॉर्मूला था, क्या u प्लस हाफ ऑफ a 2n माइनस 1, क्या वो फॉर्मूला लगा सकते हैं? मैं जानता हूं आप ये सवाल कर सकते हो बेसिक तरीके से। क्या करोगे बेसिक तरीके से? 3.2 सेकंड में दूरी निकाल लोगे, ये दूरी निकाल लो 3.2 सेकंड में, फिर 4.2 सेकंड में निकाल लो ये, और इन दोनों को माइनस कर दो। तो अगर ये S1 मान लो और ये S2 मान लो, तुम S1 S2 लिख के S निकाल सकते हो। क्या तुम डायरेक्ट जो मैंने फॉर्मूला सिखाया वो लगा सकते हो? सोच लो, ध्यान से सुनो पीछे। ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये वाला, इसमें ये जो फॉर्मूला निकल के आया, इसमें बच्चे के मन में ऐसा बैठ जाता है, क्योंकि मैंने ऐसे समझाया था कि nth सेकंड 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, जनरली किताबों में ऐसे लिखा होता है। हाँ, क्या ये n इंटीजर होना जरूरी है? सवाल ये है कि जो आपकी इक्वेशन है, इसमें क्या ये n इंटीजर होना जरूरी है? आगे चलता हूं, देखो क्या सवाल मेरा, क्या n इंटीजर होना, हो सकता है किताब में लिख रहा हो, इसलिए समझे जरूरी है। पीछे के प्रूफ को ध्यान से देखो, हमने ये तो कोई बात ही नहीं करी वो इंटीजर हो। हमने तो ये बोला कि t माइनस 1, t माइनस 1, बेसिकली 1 सेकंड के गैप का अपन ने डिस्प्लेसमेंट निकाला, t से लेकर t माइनस 1। हाँ, इसमें n इंटीजर की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो क्या मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकता हूं? हाँ, लगा सकते हो। तब n क्या रखोगे? n क्या रखोगे? 4.2। तो जो n है वो n इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मल लाइफ में हम उसे n सेकंड बोलते हैं, बट अगर कोई ऐसा भी सवाल पूछ ले तो हमें समझ में आना चाहिए कि n इंटीजर, ये अच्छा पॉइंट है कि n इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा सर, ये बात हालांकि किताबों में नहीं मिलेगी, फिर मैं आपको कह रहा हूं n इंटीजर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे n माइनस n-1 से लेकर n की डिस्प्लेसमेंट ही तो दे रहा है वो, इक्वेशन में कहां इंटीजर यूज करा? हाँ, बिल्कुल क्लियर। बस इतना याद रखना कि n की वैल्यू,
एन की वैल्यू 1 सेकेंड से बड़ी होनी चाहिए। क्यों? अरे 1 से छोटी ले लोगे 0.5 सेकेंड तो टाइम माइनस 0.5 सेकेंड थोड़ी हो सकता है बस। अब 1 सेकंड से ऊपर 2 सेकंड ऐसा जरूरी नहीं, 1.3 भी हो सकती है, 1.4 भी हो सकती है, 2.9 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर मैंने एन की वैल्यू 2.9 रखी, इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट आया 1.9 सेकंड से लेकर 2.9 सेकंड तक। हां सर, अब बात समझ में आई, ये किताब से अलग बात है बस। तो फिर ये सवाल सॉल्व हो गया। कैसे? एस बराबर यू टी अपने 5 इंटू यू, क्या क्या अपना फॉर्मूला है? एस बराबर यू प्लस हाफ ऑफ ए 2n-1। ओके, तो एस बराबर यू कितना? 5 प्लस हाफ ऑफ ए यानी कि 2 इंटू 3.2 का, सॉरी 2n यानी कि 2 इंटू 4.2 -1। हाफ ऑफ ए समझ में आ रहा है? हाफ ऑफ ए 2n-1, बस आंसर आ गया। पूरा सॉल्व भी करके देखना भले S1 S2 निकाल के, तब भी ये आंसर आएगा। खेल इस बात का था, सॉल्व कर लेते हो तो अपन को दिखाई देगा 5 मीटर प्लस 2, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8.4 -1, 8.4 -1 कितना हो गया? 7.4, तो आंसर आ गया 5, तो अपना 12.4। बोलो आगे क्या आंसर? 12.4। पीछे जो लिखा वही इन्होंने दिखाया, देखो भाई लिख देता हूं वापस फटाफट। u 5 प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4.2 -1। कहानी समझ में आनी चाहिए, दैट इज 12.4 मीटर। अब उतार लेना। सवाल करना ध्येय नहीं था, ध्येय ये था ये वाली बात उतारना। ध्यान समझना क्या उतारना। ये क्या n का इंटीजर होना जरूरी है? नहीं। n की कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू हो सकती है, सिर्फ वो 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो वैल्यू 3.9, 5.2, 7.2, 10.2, तो आप समझ गए। मैं अगर 10.2 डाल रहा हूं इक्वेशन में, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट देगा कहां से कहां तक? 10.2 अगर मैंने वैल्यू डाली n की, तो 10.2 का मतलब ये 9.2 से लेकर 10.2 तक की डिस्प्लेसमेंट देगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो दो बातें समझ गए इस इक्वेशन की। क्या समझ गए? कि भाई हर वैरायटी का सवाल कर रहा हूं कि भाई ये तब लगती है इक्वेशन जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। दूसरी बात, ये हमको लगती है डायमेंशनली इनकरेक्ट, पर होती नहीं है। 1 आता है जो अपनी बात बनाता है। हां, तीसरी बात, n इंटीजर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये टाइम अगर हम n की वैल्यू कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, उससे 1 सेकंड पहले से लेकर उस समय तक की ये डिस्प्लेसमेंट देती है। ओके, क्या कहानी समझ आ गई यहां तक? हां सर, बिल्कुल समझ आ गई। लो भाई 12.4 आ गया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं एक और बात करते हैं, देखते हैं ध्यान से। देखो भाई, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 3rd सेकेंड। फटाफट कर दो सवाल को। चलो फॉर्मूला ही तो लगाना है सर। ये लो, एस एन एथ इक्वल टू यू 5 प्लस, ओहो एक्सेलरेशन पीछे है तो माइनस आएगा, माइनस हाफ इंटू 2, 2 इंटू 3 -1। 2 ने 2 को मार दिया, 5, 2 3 जा 6 -1, 5 इक्वल टू 0। अच्छा, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों सर? 3rd सेकंड में तो ऐसे निकालते हैं। ध्यान दो, हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस। एस nth क्या देता है? 3rd पॉइंट जो सीखने लायक, एस nth इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ ए 2n-1 गिव्स यू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, मैंने पीछे कहीं डिस्टेंस शब्द का प्रयोग नहीं करा, गलती मत कर देना। सवाल में पूछा है डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर 1 डायमेंशन में तब हो सकती है जब पलटी ना मारे, जब पलटी ना मारे। हां सर, बिल्कुल सही बात बोले आप। हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था ये तो। हां, तो कान खड़े हो गए। बराबर तब होता है जब पलटी ना मारे। क्या पार्टिकल पलटी मार सकता है? हां, मार सकता है। क्यों? क्योंकि रफ्तार इधर, एक्सेलरेशन है इधर।
ओके, रफ्तार है इधर, एक्सेलरेशन है इधर। हाँ सर, बात बिल्कुल सही है आपकी, ये बात क्लियर है एकदम। ठीक भाई, अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो ये 5 मीटर पर सेकेंड और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं इसकी इक्वेशन, क्योंकि डिस्टेंस की बात है, पलटी पे ध्यान देंगे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 5 माइनस 2t, ये जीरो कब होगी देखो भाई, टाइम की वैल्यू आई 2.5 सेकेंड। ओहो, लफड़ा इसलिए हो रहा है शायद, टाइम 2.5 सेकेंड पर क्या ये पलटी मार सकता है? हाँ, क्योंकि रफ्तार जीरो हो रही है और हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो पलटी वाला सवाल हो गया। अच्छा, अब ध्यान से सुन हुआ क्या। अगर तुम ध्यान से देखो तो s बराबर यू टी प्लस हाफ, बेसिक से चलते हैं, अब कंफ्यूजन हो गया, बेसिक से चलते हैं। अगर मैं पूछूं 2 सेकंड में कितना दूरी चल रही है तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू टू माइनस डिस्प्लेसमेंट क्या है, माइनस हाफ ऑफ 2 इंटू टाइम 2 सेकेंड का स्क्वायर, तो 2 ने 2 को मार दिया, तो 5 टू जो 10 माइनस 4 दैट इज 6 मीटर। यानी कि 2 सेकेंड पर, पीछे ही रखते हैं अपन, यानी कि 2 सेकेंड पर, कब 2 सेकेंड पर अपन दूरी चल चुके हैं 6 मीटर। ओके, 3 मीटर पे, 3 सेकेंड पे देखो, u इंटू यू कितना 5, तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, बोलो क्लियर, 9, यानी कि 15 माइनस 9 अगेन 6 मीटर। ओके, क्या मैं 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, क्या मैं 2 सेकेंड, क्या मैं 2 सेकेंड और 3 सेकेंड दोनों पर क्या 6 मीटर पे हूं, इसीलिए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आया। पर हमसे डिस्टेंस पूछा है, पलटी कहां मार रहे होंगे, 2.5 सेकेंड पर। ओके, तो 2.5 सेकेंड पे निकाल लो, देखो s इन 2.5 सेकेंड, देखो 5 इंटू 5/2, 2.5 सेकेंड में 5/2 लिख रहा हूं, प्लस माइनस आ गया, माइनस हाफ ऑफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर, 2 ने 2 को मार दिया, ये हो गया 25/2। ओके, ये कितना हो गया 25/2 माइनस, बोलो क्लियर है क्या एकदम, माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया 25/4। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल अच्छे समझ में आया। और देखो ये 25/4, 25/2 माइनस 25/4 इज अगेन, इधर अपन 25 कॉमन ले लें तो बच जाएगा 25/4, तो ये आया 6.25 मीटर। ओके, यानी कि 2.5 सेकेंड पर अपन 6.2, ये था 6 मीटर, यहां से लेकर यहां तक की दूरी थी 6 मीटर, और ये दूरी है यहां से लेकर यहां तक की, ये दूरी ये है 6.25 मीटर, तो ये कितनी हुई 0.25 मीटर। यानी कि हो क्या रहा है, सवाल तो मैंने अच्छा के हिसाब से करा, समझाना मुझे कुछ और है, कि पार्टिकल ऐसे गया और वापस उसने पलटी मारी ऐसे, बोलो क्लियर, कैसे पलटी मारी उसने, ऐसे ध्यान से देखो, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और पलट के वापस ऐसे आया। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ सर, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो आया, कौन से सेकंड में, 3rd सेकंड पे, क्योंकि 2 सेकंड पे जहां पर था वहीं पे 3 सेकंड में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया। तो पहली बात हमें एक बात समझे कि ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट देती है, डिस्टेंस नहीं देती है। अगर डिस्टेंस पूछ ले तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। इस सवाल का आंसर जीरो है कि 0.25, 0.25 ऐसे चला, 0.25 इधर चले, तो इसका आंसर है 0.5 मीटर। क्या मेरी बात समझ आई है? फिर हम क्या सीख गए, इक्वेशन कब लगती है, जब एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो। पहली बात, ये डायमेंशन इनकरेक्ट लगती है पर होती नहीं है, डायमेंशन इनकरेक्ट लगती है पर होती नहीं है। दूसरी बात, n इंटीजर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, n1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो हमें पता पड़ जाता है कि t से लेकर t-1 के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। और तीसरी बात, ये डिस्प्लेसमेंट देती है, डिस्टेंस नहीं देती है, इसलिए कभी ऐसा पूछ ले तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपके कान खड़े हो जाने
चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, ओके। अरे सोच लो भाई, अरे पक्का। अच्छा भाई, अब क्या करें? देखो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। उतार लो इसको फटाफट, इसको उतार लो फटाफट, तो तुरंत उतार लो भाई। चलो भाई, उतार लिया? अरे उतार लिया क्या रामलालो, श्याम लालो? शर्माना नहीं है भाई, पानी पी लिया जाए। पानी नहीं पी लो तुम भी। अब अपन सिंपल सी बात कर लेते हैं। ये तो जो अपन ने दिखाया वो है, ये तो ऐसे पलट के आया होगा। 0.5 मीटर आंसर आता, अपना आ चुका, बहुत बढ़िया। अब देखो, जो अपन ने ये पढ़ी ना बेसिक चीजें, ये 5 इक्वेशन, ये ऐसे ही याद होनी चाहिए। और एस एन एथ की ये इंपॉर्टेंट बातें याद होनी चाहिए कि एन इंटीजर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बल्कि एन किससे बड़ा होना चाहिए? 1 सेकेंड से, ठीक है। डिफरेंस शुड बी ऑफ यूनिट टाइम से 1 सेकेंड, वो तो अपन जानते हैं। गिव्स वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, वो लोग क्लियर है। और एक और बात अपन जो जानते हैं वो क्या है? ये क्या है? एक और बात जो अपन कह सकते हैं वो ये है कि यह डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखती है, पर होती नहीं। ये मैं पहले भी लिखा चुका हूं, एक साथ समराइज कर सकते हो। और ये सारी इक्वेशन अपने को कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, v इक्वल टू v एवरेज इक्वल टू v प्लस u बाई 2, और s nth इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ a 2n माइनस 1। जितनी रफ्तार से मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और कब कैसे लगाते हैं, किसी इसमें क्या क्या टर्म है, एस अपने को डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता है, एस अपने को एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल देता है, ये सब अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। चश्मा अच्छा लग रहा होगा, नया लाया हूं, बढ़िया सुंदर, मेरी बीवी ने दिलाया। सर पहले जैसे ही लग रहा है, नहीं नया है ये, अच्छा लग रहा है क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, 100% क्लियर, सब कुछ क्लियर। कैसे बेसिक सवाल आएंगे कर लेंगे, खुद ही सोच के देखो। सवाल 1 2 की अनंत, खूब कमी नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और वेरिएबल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वेरिएबल शुरुआत करके मैं आपको कांस्टेंट पे लाया ताकि आपको कांस्टेंट आसान लगे। तो वेरिएबल तो अपने को अच्छी पढ़ाई अगर करनी है तो आना ही चाहिए। ठीक भाई, आगे चलते हैं। अब कहानी की शुरुआत अलग जगह पे करते हैं। अलग जगह मतलब इसका एक और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। सुना है क्या? बॉल ऊपर फेंकी, नीचे आई। सेब, न्यूटन साहब सेब खा रहे थे, नीचे गिरा, खाया तो नहीं, सोचा कि भाई क्यों गिरा, है कि नहीं? तभी तो ग्रेविटेशन लॉ को लाए थे। याद है कि भूल गए हो? है ना, सुना होगा। एप्पल गिरा वाली कहानी तो बहुत कॉमन है। हाँ सर, वो खा लेते यार, अगर खा लेते तो अपने को इतना परेशान नहीं करते। पर सोचो परेशान नहीं करते तो मजा कैसे आता, जादू कैसे सीखते अपन। तो ये सब जो बात होती है वो मोशन अंडर ग्रेविटी में होती है। ओके, उसके हिस्से को पढ़ने का अब अपन प्रयास करेंगे। उसके हिस्से को पढ़ने का अपन प्रयास करेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कैसे, वो अपन बात करते हैं। चलो आगे चलते हैं। चलो भाई देखो कैसे मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके देखो भाई, ये हमारी अर्थ है। क्या अर्थ सब लोग जानते हैं? इसका रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर होता है। आप सब लोगों ने सुना होगा। हालांकि मैं आपको ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाने वाला, अर्थ पे बात ग्रेविटेशन पे होगी। ग्रेविटेशन अपन वास्तविकता में अच्छे से ग्रेविटेशन पढ़ना हो तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ना चाहिए। 11th में वो समझ नहीं आता। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 जब आपको पढ़ाई जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 जब आप 10 एक लेक्चर पढ़ लोगे, उसके बाद ये आपको समझ, बल्कि 20 लेक्चर होगा, 18 से 20 लेक्चर कुल मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 अलग, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 अलग, 2 हिस्सों में अपन कर लेंगे उसको। पर नॉर्मली ऐसे ही बोला जाता है। तो 18 से 20 लेक्चर पढ़ेंगे तभी अच्छे समझ में आएगा। पर अभी अपन इसकी बेसिक बात करते हैं। आपने सुना होगा कि ऐसे अर्थ थी, मान लो ये सेब था, वही कहानी जो अपन ने सुनी, थोड़ा देख के अच्छा लगेगा, जो पुराना रिवाइज कर रहे थे अपन। ये सेब अगर अपन अर्थ पे ऊपर उछला जाए या कहीं पेड़ से टूटे तो क्या नीचे की तरफ गिरता है? हाँ भाई गिर गया। इंडिया में गिरते हुए दिखाया है, काम का कहीं और गिरा था, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, ठीक भाई। तो ऐसे गिर गया, क्यों गिरा ये सोचा गया। तो जब सोचा गया तो क्या हुआ, देखो अर्थ पे वापस आते हैं। उन्होंने एक लॉ दिया कि अगर
आपके अर्थ के सेंटर का मतलब अर्थ का पूरा मास m ही है, तो उसके कभी सुना हो बेसिक बात, तो उसका सेंटर ऑफ मास पे क्या, सेंटर ऑफ मास के हिसाब से मास सेंटर पे मान सकते हैं। और मान लो कि मेरी एक बॉल है या कोई भी चीज है जिसका मास m है, तो आपने सुना हो, अभी ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आपने पर ये बेसिक चीज सुनी होगी कि ये फॉर्मूला होता है Gmem/r²। ये सुना होगा, इस पे चर्चा नहीं हो रही है अभी, ग्रेविटेशन में खूब जम के होगी। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.674 इंटू 10⁻11 मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। इन दोनों डिस्टेंस ऑफ बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कितनी है समझो, ये डिस्टेंस है, ये RE, लाल कलर लेते हैं यहां के लिए, ओके, ये RE, ठीक। और ये अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो यहां से लेकर अर्थ से बॉल की हाइट को h ले लो, कितना है h। मान लो कि आप जो सेव है वो, मान लो कि आपका जो बॉल है वो अर्थ से कितनी मैक्सिमम ऊपर हो सकती है, सोचो। अपन जो पार्टिकल अर्थ से अपनी सरफेस से ऊपर लेते हैं वो कितना होता है, बोलो भाई, कितना होता है, बोलो भाई। 100 मीटर, 100 मीटर बहुत होता है भाई, 300 फीट करीब हो गया, 300 साढ़े 300 फीट, यस और नो। हाँ, कितना ऊपर फेंक लोगे, मैं तो कह रहा हूं, आपने बॉल फेंकी भी सही ऊपर, तो कितनी ऊपर फेंक लोगे, आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर बहुत होता है, 500 मीटर है कि नहीं। मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, क्लियर है अपने को। हाँ भाई, 1 किलोमीटर बहुत मान लो तो भाई, हाँ सर। खैर वो क्यों मैं बोल रहा हूं समझ में आएगा। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला जो अपन जानते हैं, न्यूटन साहब की तरफ से आया था, 6400 किलोमीटर, ठीक। हाइट को भी मान लो अपन इसमें लेते हैं, ये जो r है, क्या ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, बिल्कुल सही। अब नॉर्मल लाइफ में सोचो आप, सैटेलाइट, या अभी अपन सैटेलाइट की बातें या अपन रॉकेट की बातें कि साहब रॉकेट चला गया अर्थ से 10,000 किलोमीटर दूर, उसकी बातें नहीं कर रहे, नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं। एक पत्थर फेंका आपने ऊपर से नीचे, एक पत्थर ऊपर फेंका नीचे से ऊपर, या आप मैक्सिमम हाइट पे चले गए किसी टावर पर, तो कितनी होगी, खूब मान लो तो 1 किलोमीटर, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। सैटेलाइट की बातें, रॉकेट उड़ गया तो क्या होगा, उसकी बातें कहां करेंगे, कहां करेंगे, अपन करेंगे ग्रेविटेशन में, अब भी नहीं। हम नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल की। क्या मैक्सिमम 1 किलोमीटर, हाँ। सोच आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी RE प्लस H। पर प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या RE बहुत बड़ा है H से, क्योंकि H अपना क्या हो सकता है, बॉल अपन ऊपर फेंकी, फुटबॉल फेंक ली, ऐसे कितनी हाइट ले लोगे भाई। क्या ये 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में, बोलो क्लियर है, 6400 किलोमीटर, अगर आप इसको मीटर में देखो तो क्या लिखोगे, 64000 1 10 100 1000 10,000 लाख, ओ यस और नो। 6,40,000 मीटर के कंपैरिजन में जो हम खेल खेलते हैं नॉर्मल अर्थ में, बॉल ऊपर फेंकना, बॉल नीचे फेंकना, एप्पल गिरना, ये गिरना, वो गिरना, क्या वो बहुत छोटा होता है, तो क्या RE H के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, हाँ ठीक भाई। अब सोचो, इस मास पर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो ये है, तो इस मास का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा, F/m, F/m, हाँ सर बिल्कुल लिखा जाएगा F/m। देखो भाई कैसे, अच्छे समझो, ये रहा, हाँ। अब सोचो R की वैल्यू कितनी है, RE प्लस H, और H के लिए क्या लिखा, प्रैक्टिकल लाइफ में H बहुत छोटा होता है, ओके। अब देखो तो A की वैल्यू आई Gme/RE प्लस H का होल स्क्वायर, क्या ये बात समझ आई। प्रैक्टिकल लाइफ में, अभी पहले लिखा था फिर लिख रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में H बहुत छोटा होता है। अच्छा 10 बार कह चुका हूं, छोटा और बड़ा क्या रिलेटिव है, हाँ छोटा और बड़ा रिलेटिव है, जैसे बचपन में अपन करते आए, पहले भी पूछ चुका हूं, इस लाइन को छोटा करो बिना मिटारे तो एक और बड़ी खींच दो, है कि नहीं, तो रिलेटिव है, छोटा होता है R के रेस्पेक्ट में, यानी कि R इज ग्रेटर देन H। अब सोचो मान लो RE की वैल्यू है 6000, RE की वैल्यू तो 6,40,000 मीटर है, सोचो H में तो कह रहा हूं 500 मीटर भी है, तब भी क्या RE प्लस H में क्या इस H को उड़ा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्या RE प्लस H इज अप्रोक्सीमेटली RE, हाँ बिल्कुल सही, देखो
हाँ, जो मैंने लिखा वो। तो सोचो, क्या ए की वैल्यू आर एच को अगर उड़ा दें तो क्या जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो जी फिक्स चीज है, मास ऑफ अर्थ फिक्स चीज है, आर ई फिक्स चीज है। यानी कि जब मैं नॉर्मल बॉल ऊपर नीचे फेंकता हूं, या ऊपर से बॉल नीचे फेंक दी, लड़के को फेंक दी, लड़की को फेंक दिया, सुंदर कन्या को फेंक दिया, ये कर लिया वो कर लिया, नॉर्मल लाइफ में जो भी करता हूं उसमें एच का वेरिएशन का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर ई की कंपैरिजन में एच बहुत छोटा है। हाँ सर, इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना, ये भी ऐसे एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ग्रेविटेशन में और बहुत ढंग से पढ़ाया जाएगा, पर अभी फील आ जाए। तो मैं जो नॉर्मल बॉल ऊपर नीचे फेंकता हूं, उन सब जगह जो नीचे एक्सेलरेशन होता है, जो नीचे एक्सेलरेशन होता है, क्या वो वास्तविकता में कांस्टेंट होता है? हां, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहानी ये समझानी थी कि नॉर्मल लाइफ में जो भी हम ऊपर नीचे फेंकते करते हैं, इधर उधर करते हैं, वो सब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। यानी कि जी कांस्टेंट लगता है, मतलब सब पे नीचे जी लग रहा होता है, ठीक ठीक। और कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 अप्रोक्सीमेटली, आप इसको 10 भी मान सकते हो। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हां सर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, हाँ बिल्कुल क्लियर है। पक्का? अरे गारंटीड? हाँ भाई। अब देखो, ये बात उतार लो पहले अच्छे से, ये कहानी पूरी उतार लो तुम अच्छे से। ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये लिखा हुआ है, इसको अच्छे से उतार लो तो तुम्हें समझ आएगा। भाई जी कांस्टेंट लेते हैं, पर वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता होगा, शायद रॉकेट बहुत ऊपर चले जाते तो वेरिएबल हो जाता हो, पर वो ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। अभी जो भी पढ़ेंगे उसके लिए जी कैसा है मेरा, जिसे मैं बोलता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हर वस्तु पे नीचे एक्सेलरेशन जो आता है अदृश्य। ऐसा तो नहीं होता कि बॉल को अगर यहां से छोड़ो, अगर बॉल को यहां से छोड़ो तो ऐसा तो नहीं होता नीचे से कोई धरती से हाथ निकल के आता हो धरती माता से और उसको पकड़ के नीचे ले जाता हो, ऐसा तो नहीं होता। वो अदृश्य है, पर वो है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाता है हर बॉडी पे, जो हम नॉर्मल लाइफ में डील करते हैं, और उसकी वैल्यू 9.8 होती है, जिसे हम कभी कभी क्या, अगर कुछ ना बोला जाए तो अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। है कि नहीं? बोलो क्लियर है क्या? हां सर। इस कहानी को उतार लो, इस कहानी को उतार लो बिना शर्माए। अरे पक्का? अरे सोच लो, कोई दिक्कत वाली बात? अरे 110%? चलो भाई, ये हो गया। अब क्या करें? सुने, ये उतार लिया, अब देख ये आगे समझाया, देखो ध्यान से। तो मोशन एंड ग्रेविटी अपन समझ गए, जी इक्वल्स टू ये होता है। अब हम जानते हैं भाई कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो जाए, तो इतने दिन से यही पढ़ रहा था मैं। हाँ सर, तो क्या ये सारी इक्वेशन लग सकती है? उतारना नहीं, समझना है बस इस बात। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मन में सोचा, पहले कहानी को समझा, मोशन एंड ग्रेविटी क्या होती है। अच्छा, क्या हमारी नॉर्मल लाइफ में जी कांस्टेंट मान सकते हैं? हाँ, क्योंकि जी होता है जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, पर हमारा आर ई के कंपैरिजन में एच बहुत छोटा होता है नॉर्मल लाइफ में, तो एच को उड़ा दो, तो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू आई 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10। क्या वो कांस्टेंट है? हाँ, अगर वो कांस्टेंट है, क्या सारी इक्वेशन लग सकती है? हाँ, इसलिए पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ाया, फिर आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में लाए। इसलिए आपको पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ाया, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी में लाए। हां सर, बात की फील तो आ रही है, सोच लो। अरे पक्का? अरे गारंटीड? हां सर। अब ध्यान से सुन, जादू देख। यानी कि ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, इसका मतलब ये सारी इक्वेशन लगा सकता हूं। अच्छा, अब कैसे लगाऊंगा उसकी फील करते हैं। चलो इसे मत उतारो, ये तो ऐसे बस सिंपल सी बात बताई तुम्हें। बोलो क्लियर? बस इतना लिख लो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की अपनी पांचों इक्वेशन लगा सकता हूं। यस, अब लगाना सीखना चालू करते हैं। तो एक बात समझो, मोशन अंडर ग्रेविटी में 1.5 लेक्चर शायद पढ़ाऊंगा आपको, पर क्या ये कोई नई चीज है जो हमने पढ़ा है उसी का एक नया वर्जन है बस, इसलिए कोई नए कॉन्सेप्ट आने वाले नहीं है, कोई नए कॉन्सेप्ट आने वाले नहीं है, इसलिए डरने की भी आवश्यकता नहीं है। चलो भाई, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। सुने, अब देख, मैं तेरे को फील कराने की बात समझाता हूं। मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंका यू से और एक्सेलरेशन पीछे, तुम खुद बताओ क्या होगा, खुद बताओ, सोचो क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा, बोलो भाई, अरे बोलो भाई क्या होगा, क्या होगा बोलो। अगर रफ्तार इधर है
और एक्सेलरेशन इधर है, या रफ्तार इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, बोलो क्लियर। तो क्या होगा, क्या पार्टिकल पलटी मारेगा जाकर, पार्टिकल पलटी मारेगा जाकर, हाँ सर, पार्टिकल ऐसे आएगा और ऐसे पलटी मार के वापस जाएगा, हाँ ठीक। तो पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे है। देखो ऐसा ही तो हो रहा है, हाँ सर बिल्कुल हो रहा है, देखो भाई, लो भाई, हाँ मजा आया, ठीक। अब बस इतना सोचो कि जो तुम ऐसे कर रहे थे ना, ऐसे, इसको अब ऐसा सोचो, तुम ऐसे फेंको बॉल को, ऐसे ऊपर, बोलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे, तो पार्टिकल ऊपर जाकर कहां आएगा, नीचे। हाँ बॉल तो ऐसे ही तो करती है, इसको देखो ऐसे घुमाओ, ये वही सवाल है। क्या ये पहला वाला सवाल कर सकते थे, हाँ सर इतने दिन से कर ही रहे थे। अब बोल, यू गया ऊपर, तो बॉल गई ऊपर और आई नीचे, बोलो क्लियर। अरे सोच लो 10-10 मीटर से अभी परेशान मत हो, तो बात की बात है। क्या ये वही सवाल है, हाँ। अगर बॉल को मैंने फेंका ऊपर तो बॉल पहले कहां जाएगी, ऊपर, पर एक्सेलरेशन कहां है, नीचे। एक बात रट लो अच्छे से, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए बिल्कुल सही बताऊं तो गांठ बांध लो, मतलब रट लो। क्या रटो, जहां से फेंको उसे ओरिजिन मान लो, उसे ओरिजिन मान लो, एंड ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ये टर्मिनोलॉजी है, याद रख लो। जहां से फेंको उसे क्या मानो, ओरिजिन। ऊपर क्या मान लो, पॉजिटिव। नीचे क्या मान लो, नेगेटिव। अब सोचो इस सवाल में, खुद सोचो, अगर ऊपर फेंका तो इनिशियल रफ्तार क्या है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे लगता है जी, हाँ, तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव। अब कंफ्यूज नहीं हो ना, बिल्कुल। कंफ्यूजन क्या, मैं आपको समझाता हूं। जब आपकी बॉल आपने ऐसे फेंकी थी और वो एक्सेलरेशन ऐसे था, तो आपने एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया था और बॉल ऐसे जाके ऐसे आई थी। जब पार्टिकल सीधा गया था तब एक्सेलरेशन नेगेटिव था, जब पलट के आया तब एक्सेलरेशन क्या था, तब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही था। कंफ्यूजन बच्चों को कभी कभी हो जाता है कि जब बॉल ऊपर गई तो, जब ऊपर जा रही है, ध्यान से सुनना, जब बॉल ऊपर जा रही है तो v पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव, पर जब बॉल नीचे आ रही है तो v नेगेटिव और a भी नेगेटिव। अरे अभी भी तो नीचे ही लग रहा है, यस और नो, इसे कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे ऐसे समझ लेते हैं, ऊपर जाएंगे तब g नेगेटिव, जब नीचे आएंगे तो g पॉजिटिव। ऐसे साइन कन्वेंशन चेंज नहीं करना, पहले भी तो नहीं करते थे। छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसलिए बात याद रखना। जब हम ऊपर जा रही है बॉल तो v पॉजिटिव है, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, घट रहा है, पर v पॉजिटिव है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे v क्या हो गया, सोच के देखो, 0। फिर वापस नीचे आए तो v नेगेटिव हो गया और a भी नेगेटिव हो गया। साइन कन्वेंशन ऐसे जाते वक्त तो आते वक्त बदलते नहीं। तो आप तो एक बात रट लो, मोशन अंडर ग्रेविटी में जहां से फेंकें वो ओरिजिन, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और जी तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। और इक्वेशन में पांचों लगा सकता हूं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा h छोटा है, तो हम a को यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मान सकते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और अप्रोक्सीमेटली हम जब भी हम अभी क्लासों में पढ़ेंगे तो 10 ही मानेंगे, हम तो परेशान नहीं होंगे। बोलो क्लियर है। जब भी मैं भी क्लास में पढ़ा रहा हूं तो मोशन ग्रेविटी का जब भी सवाल आएगा, कुछ अगर मैंने नहीं बोला है तो जी की वैल्यू 10 ही लेनी है। सवाल में गिवन होगा कि आपको 9.8 लेना है कि 10 लेना है, इसलिए परेशान नहीं होना। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। चलो भाई, ये बात अपने को समझ आ गई। क्या मैं पांचों इक्वेशन लगा सकता हूं? हाँ। क्या मेरे को साइन कन्वेंशन समझ आ गया? हाँ, क्योंकि बच्चे कई बार साइन कन्वेंशन गड़बड़ कर देते हैं। जहां से फेंका वहां से ओरिजिन, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर जाते हुए भी नेगेटिव नीचे आ जाते हुए भी नेगेटिव। क्यों ऐसा आपको क्लियर है? बोलो क्लियर। यस, उतार लिया, पक्का। चलो भाई, तो बेसिक बेसिक सवाल करते हैं, आ जाओ भाई। सबसे पहली बात जिसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब बॉल ऊपर जाए और फिर वापस नीचे आए, क्या घूम फिर कर वहीं आ गई? हाँ, बिल्कुल सही बात सर। तो ये पूरा टाइम कितना लगा ये बताना है। अब सोचो, अगर मैं घूम फिर कर वहीं आ गया, मैं इस इक्वेशन पे आपसे पूछता हूं, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर।
अगर मैं घूम फिरकर वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? घूम फिरकर अगर वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? क्या हुआ? जीरो। तो ये जीरो। इनिशियल रफ्तार u पॉजिटिव, t ये, g नेगेटिव, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इसको ध्यान से देखो, t की दो वैल्यू देखो, ध्यान से देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको जीरो के बराबर अगर अपन ने कर, ये इक्वेशन कैसे है बोलो, समझ में आया? मैं अगर घूम फिरकर वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। डिस्टेंस नहीं, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर में क्या रखते हैं? डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो हम घूम फिर के वहीं आ गए तो जीरो। यस सर, बिल्कुल सही। तो ut माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, टी यू माइनस हाफ ऑफ जी टी इक्वल टू जीरो। तो टी की वैल्यू एक तो आई जीरो और दूसरी टी की वैल्यू आई टू यू बाई जी। अब लॉजिकली सोचो, क्या t इक्वल्स टू जीरो का मतलब जब हम स्टार्ट हुए तब तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो ही था, फिर कितनी देर बाद वापस डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ? टू यू बाई जी, टू यू बाई जी। हाँ सर, बिल्कुल सही। बोलो क्लियर? यानी कि मैं घूम फिरकर पूरा वापस क्या टू यू बाई जी पर वापस आ गया, यानी कि टू यू बाई जी ही क्या मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया? टू यू बाई जी। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए और मतलब भी पता होना चाहिए। चल लॉजिकली बता दे, फिर यहां पहुंचने का टाइम क्या होगा? जितना लगेगा जाने में टाइम उतना ही लगेगा आने में टाइम। तेरे को नहीं लगता ये इसका आधा होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे टाइम क्या u बाई जी होगा? और दूसरी तरीके से भी निकाल के बता सकता हूं, सोच कैसे? इनिशियल रफ्तार कितनी? जीरो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे रफ्तार क्या होगी? जीरो। यस, तो लिखो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये कैसे लिखा बोलो, क्लियर है? v इक्वल टू यू माइनस जी टी। कंफ्यूजन नहीं होना, ये इक्वेशन अब दिमाग में सेट कर लो। क्या? v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस टू जी एस। मैं माइनस वैसे ही पुट कर लिया। बोलो क्लियर? पक्का? क्या चीज सेट कर ली? जहां से फेंका वहां से ओरिजिन लिया, ऊपर लिया पॉजिटिव, नीचे लिया नेगेटिव, एक को कर लिया फिक्स। तो अगर आप चाहो तो ऐसे इक्वेशंस को समझ सकते हो। v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, पुट कर लो मन में चाहो तो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू जी एस, माइनस पहले से फिट कर लिया। और नहीं भी करो तो भी आपको कहानी समझ आनी चाहिए। अब देखो, अब देखो, ये से घूम के आए थे, गायब हो गया। ठीक, अब सुने तो देखो, जब टॉप मोस्ट पॉइंट में रफ्तार जीरो हुई और इनिशियल यू थी, तो सोचो जीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्या टी की वैल्यू आई यू बाई जी? हाँ, क्या दूसरी तरीके से भी प्रूव कर लिया? जाने का टाइम जितना, आने का उतना, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी। फॉर्मूला रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो भाई, अरे पक्का, अरे गारंटीड। चलो भाई उतार लो फटाफट। चलो भाई, और देखो, घूम के आया, घूम के आया, लो भाई टी बाई टू और ये वापस आ गया। ओके, टी यही हमने निकाला था। यस, अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे इसमें बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल पूछूं, टू यू बाई जी में, शर्म आ रही मुझे पूछते हुए, ऐसे क्या है इसमें कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि अपने रफ्तार फेंकी 10 मीटर पर सेकेंड, बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या ओरली कर सकते हो? अरे पक्का ओरली करके बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी? 2 इंटू 10 बाई 10। मैंने बोला था जी के लिए 10 ले लेना, अगर मैं कुछ नहीं बोलूँ तो 2 इंटू 10 बाई 10, 2 सेकेंड, खत्म, ऊपर पहुंच जाएगा, 1 सेकंड नीचे पहुंच जाएगा, 1 सेकंड। अगर स्पीड 20 देता तो भी तू आंसर कर सकता था। कर सकता था कि नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था सर। यस और नो? हाँ भाई। चलो भाई, अब क्या करें? लो भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। एक और चीज देखो, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम सीख गए, मैक्सिमम हाइट क्या है? मैक्सिमम हाइट, जब हम मैक्सिमम पे पहुंचे, ये अपनी मैक्सिमम हाइट है। देखो भाई, अच्छा ये कैसे निकालें? ध्यान से देखो, इसे अपन कहते हैं एच मैक्स। क्या कहते हैं? एच मैक्स। ध्यान देखो, फिर से इक्वेशन लगानी है। कौन सी लगाएं? v पता है, u पता है, एक्सेलरेशन पता है, s निकालना है। हाँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। यस, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। टॉप मोस्ट पॉइंट में रफ्तार जीरो, इनिशियल रफ्तार u स्क्वायर माइनस 2, माइनस क्यों लिखा? क्योंकि g को नेगेटिव लेंगे। h मैक्स, क्या जब ऐसा होगा तो h मैक्स होगा? यस। बोलो h मैक्स की वैल्यू क्या आई? u स्क्वायर बाई 2g। अगेन रात को 2 बजे याद होना चाहिए।
रात को 2 बजे याद होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी? 2u/g। ओके, एच मैक्स कितना? u²/2g। 1% परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? अरे पक्का? अरे सोच लो? अरे गारंटीड? हाँ सर। अब फिर से कोई सवाल पूछ ले वही कि भाई मान लो 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, बताओ एच मैक्स क्या? तो रख दो, ओरली कर दो, 10²/2 × 10। यस और नो? 10/2 कितना? 5 मीटर। आंसर। इतने लल्लू सवाल का कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला याद होंगे, 2u/g, u²/2g। u²/2g इज द मैक्सिमम हाइट, 2u/g इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, u/g ऊपर पहुंचने का टाइम। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? सोच लो? पक्का? कोई टेंशन? चलो भाई, अब देखो, नीचे आ जा। ओके जादू, चलो भाई आगे चलो। ओके, ध्यान से समझो एक और बात। क्या? ध्यान से देखो, जब मैं यहां से यहां पहुंचा, इसको फील करना है, जब मैं यहां से यहां पहुंचा, जब मैं वापस नीचे पहुंचा, मान लो मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तुमको, तो मैं आपसे पूछूं, जैसे इस वाले सवाल को लो, 10 मीटर पर सेकंड, जब मैं वापस यहां पे आया, ध्यान से सुनना, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है? 2u/g, यानी कि 2 × 10/10 यानी कि 2 सेकंड। मैं पूछूं 2 सेकंड बाद रफ्तार क्या होगी? v = u कितना? 10 एक्सेलरेशन 10 × 2 कितना आया? -10। यानी कि अगर माइनस का क्या मतलब? फेंका ऊपर था, जब उसी जगह पे वापस आया तो नीचे रफ्तार कितनी होगी? v। वो ये समझाने का प्रयास कर रहा है। जब फेंकोगे तो u से ऊपर, जब उसी जगह पे वापस आओगे तो u नीचे, इसलिए वेलोसिटी हो जाएगी -u। वेलोसिटी हो जाएगी -u। हां सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल। और बोलूं? कोई तकलीफ? उतार लो, फटाफट उतार लो, शर्माओ मत। हाँ भाई, यहां तक की बात एकदम क्लियर है। लो भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल। शर्म आ रही है? पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ओके, तो ये अपन ने करा 10 मीटर पर सेकंड से, मैं पहले ही बता चुका हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आएगी? 2 सेकंड। लो भाई, और अपनी एच मैक्स कितना आएगा? अभी अपन ने निकाला 5 मीटर। उतारने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया खत्म। और रफ्तार कितनी होगी वापस जब अपन यहाँ पे होंगे? कितनी होगी? नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। लो भाई, हो गया। पक्का? ऐसा और भी कोई सवाल दे दो, मैं 10 की जगह 20 देता, क्या सवाल कर लेते? अरे सोच लो। अरे पक्का? लो भाई, 10 मीटर पर सेकंड वर्टिकल डाउनवर्ड, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड, एच मैक्स 5 मीटर, ये तो हम कर ही चुके हैं, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो भाई, अ पार्टिकल थ्रोन अप विद वेलोसिटी u रीचेस द मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ u। थोड़ा सा उल्टा करके पूछ लिया, एच मैक्स दे दिया, u पूछ रहा है। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था भाई? फटाफट करके बता दो, शर्म आ रही है? अरे फटाफट कर दो, चलो। ऐसे टक 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 टक। तुम्हें ना सवाल उतारना हो तो ऐसे लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे उतारा करो। ऐसे u बना दो, तो ऐसे लिख लो, u निकालना है और एच मैक्स 20 मीटर है। बस इतना डायग्राम बना लोगे, तुम्हें पता पड़ जाएगा नोट्स में किस सर ने क्या पूछा था। बार बार इतनी लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम तो पीपीटी बना के रखते हैं पहले से, तो लिख देते हैं, है कि नहीं? नॉर्मल क्लास में ही मैं पढ़ाता हूँ तो बस ऐसे ही पूछूंगा सवाल, ऐसे लैंग्वेज लिखा के टाइम खराब करता। यस और नो? तो नॉर्मल अगर क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो ऐसे ही करते हैं। ये तो अभी यहाँ पे क्या तुम्हारे लिए, हमारे पास सहूलियत है कि हम पीपीटी बना के तुम्हें दिखाते हैं, बढ़िया शानदार एकदम, तो और फायदा होता है, थोड़ी और फील आती। पर ऐसे लिख सकते हो, लिखने में ज्यादा टाइम खराब नहीं करना, बात समझ जाओ बस। अब कुछ नहीं, u की वैल्यू कितनी? h की वैल्यू 20 मीटर, u²/2g, तो u²/2 × 10। यस और नो? हाँ, तो क्या लिखा? u² = 20 × 20। ओके, इसका रूट ले लो, तो कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ सर, आंसर आ गया। कोई कष्ट वाली बात नहीं है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। हाँ भाई, आ गया। लो भाई, अरे पक्का? अरे सोच लो? अरे गारंटीड? यस। हाँ भाई, अब चलो भाई, ये हो गया। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। ये घूमा, ये गया, ये आया। लो भाई, अ पार्टिकल थ्रोन अप विद वेलोसिटी u रीचेस द मैक्सिमम हाइट ऑफ 80 मीटर, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन बहुत शर्मनाक सवाल, फटाफट कर दो, शर्म आ रही है मुझे। मैक्सिमम हाइट कितनी है? 80 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है, करके बता दो फटाफट। अरे फटाफट करके बता दो भाई, 80 मीटर मैक्सिमम हाइट है, तुम्हें बतानी है टाइम ऑफ फ्लाइट। बेसिक बेसिक एक दो करा देता हूं ताकि तुम्हें मोमेंट में आ जाए, बाकी सब डीपीपी शीट में करोगे, सब बहुत आसानी से होंगे। चलो भाई करो। मैक्सिमम हाइट 80, ओके, 80 =
यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10, ओके, यू स्क्वायर इक्वल टू 80 इंटू 20, ओके, 80 इंटू 20 कितना हो गया, 1600 का रूट ले लो तो ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। जब u आ गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है, ध्यान से देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई 2u/g, यानी कि 2 इंटू 40/10, जीरो ने जीरो को मार दिया, आंसर आया 8 सेकेंड। आंसर कितना आया, 8 सेकेंड। क्या ऐसे सिंपल सिंपल सवाल टाइम ऑफ फ्लाइट एचमैक्स निकालने के क्या हम कर सकते हैं, हाँ, ध्यान से देखो। तो हमने क्या करा, अच्छे से समझो, एचमैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, u और g, क्या ये तो हमेशा गिवन होता है। अब सोचो इनमें से कुछ भी दो चीज गिवन हो या एक चीज गिवन हो, क्या हम बाकी निकाल सकते हैं, हमारे पास दो रिलेशन है, एचमैक्स क्या, u²/2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, u/g, 2u/g। इन सोचो दो रिलेशन है और ये तीन वेरिएबल है, चौथा तो हमेशा गिवन होता है। इन तीन में से कोई भी एक पता होगा, क्या बाकी दोनों में निकाल सकता हूं, यस, करना तो यही है क्योंकि इक्वेशन दो है। हाँ सर, तो कितने भी सवाल पूछो, हमें कौन सी ऐसी टेंशन है, यस और नो। कोई आपसे पूछ ले एच मैक्स और टी का रिलेशन बताओ, तो बता दो उसमें क्या है, यू को रिप्लेस कर दो। एच मैक्स में अपन ध्यान से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, u²/2g, और u को क्या लिख सकते हैं, देखो भाई यहां से देखो, u को लिख सकते हैं अपन, u को अपन क्या लिख सकते हैं, u को लिख सकते हैं अगर टी टर्म से लिखें 2g/2, ठीक है, तो u के लिए लिख लिया अपन ने, ये अपना ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये कितना है u², तो अपन ने इसको ऐसे u²/2g, तो u को अपन इससे लिख लेते हैं, u के लिए क्या लिख ली, tg/2, ओके, तो यहां रख दो t²g²/4। अरे यस और नो, हाँ सर, तो एक जी ने जी को मार दिया, बोलो क्लियर। तो ये एच मैक्स इक्वल टू t², अपने को क्या चाहिए था, हाँ, t², एक जी ने जी को मार दिया तो t²g/8। हाँ सर बिल्कुल सही है, ठीक, तो क्या वैल्यू आ गई, देखो टी की वैल्यू क्या आ गई, 8hmax/g का रूट। मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी, कहीं करी है, रुक जाओ एक मिनट। मैंने क्या लिखा, u की वैल्यू क्या लिखी, tg/2, ठीक है, तो t², तो यहाँ पे u²/2g होता है ना फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये अपन ने लिखा, देखो चेक कर लेते हैं एक मिनट, कोई गड़बड़ तो नहीं करी। t की वैल्यू क्या आई 8, यहाँ पे hmax कितना 80/10, बोलो क्लियर है एकदम। अब देखो अगर मैं इसको चेक करूं इस वाले सवाल के लिए, अगर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला रट लूं, रटना नहीं है, ऐसे ही निकाल दिया, मेरी इच्छा हुई तो 8 इंटू 80/10, 0 को मार दिया, 64 का रूट 8, आंसर आ गया क्या, हाँ, तो रिलेशन भी मैच हो गया। बेसिक खेल ये है, एच मैक्स बराबर u²/2g, t इक्वल टू 2u/g। इनमें चार वेरिएबल हैं, चार में से g तो पक्का पता है, तीन में से कोई भी एक पता हो, क्या बाकी दोनों निकाल सकते हैं, यस, खत्म, यस और नो। अब एक सवाल दो सवाल की बहुत सारे कितने भी बन सकते हैं, 1% परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके थोड़े अच्छे और क्लासिक सवाल मैं अगले टर्न पे कराऊंगा। आज का बहुत बेसिक लेक्चर था, आज का लेक्चर टफ नहीं था, दो मेजर बातें सीखें, एसएनएथ और बेसिक सवाल मोशन डायरेक्ट ग्रेविटी के। इसके अच्छे सवाल अगले टर्न पे आएंगे, इसलिए अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर पे अपन अच्छे सवालों के साथ मिलते हैं मोशन डायरेक्ट ग्रेविटी में। तब तक के लिए विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, सायोनारा, टेक केयर।